नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। शाम के बज चुके हैं 4। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे निजी स्टाफ या बैकडोर भर्ती। उत्तराखंड में विधानसभा भर्ती घोटाला चर्चाओं में बना हुआ है और इस घोटाले के सामने आने के बाद वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सख्त कार्रवाई करते हुए 2011 के बाद विधानसभा में हुई 228 नियुक्तियां जो है उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और इस फैसले से आपको बता दें कि कई लोग नाराज भी चल रहे हैं। इस मामले में अब विधानसभा भर्ती घोटाले में नया मोड़ देखने को मिला, जहां पर बीते रोज सोशल मीडिया पर वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी द्वारा नियुक्त किए गए 3 कर्मचारियों का आदेश का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चर्चा आज इसी पर, निजी स्टाफ या बैकडोर भर्ती। उससे पहले रिपोर्ट। विपक्ष के बैकडोर भर्ती आरोप मामले पर विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उनका कहना है कि जो भी स्टाफ रखा गया है वो मेरा निजी स्टाफ है और उनको ना ही किसी परमानेंट सैलरी पर रखा गया है। साथ ही कोर्ट मिनट्स पर स्टाफ को रखा गया है। जब तक मैं इस पद पर मौजूद रहूंगी तब तक निजी स्टाफ मेरे साथ काम करेगा, अन्यथा जब मैं इस पद को छोड़ दूंगी तब स्टाफ को भी कार्य मुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि ये स्टाफ टेम्परेरी स्टाफ है, परमानेंट नहीं है। ना ही कोई किसी भी तरीके की सरकारी सुविधा उनको मिलेगी, सिर्फ तनख्वाह के अलावा। और इस तरीके का आरोप लगा देना कि हमने बैकडोर से किसी को एंट्री की है तो ये सरासर गलत है। 2 चीजें हैं, एक तो मेरा निजी स्टाफ है और किसी भी विधानसभा अध्यक्ष को पूरे देश में, किसी भी मंत्री को, मुख्यमंत्री को ये अधिकार है कि वो अपना पर्सनल स्टाफ रखें। इसमें मैंने कोई नई चीज नहीं की है, ये होता चला रहा है और वही मैंने भी किया है। और दूसरी चीज है कोटर्मिनस। कोटर्मिनस का मतलब ये होता है कि जिस दिन तक मैं चाहूंगी वो रहेंगे, जिस दिन मैं इस पद को छोड़ूंगी वो मेरे साथ चले जाएंगे। तो ना तो वो परमानेंट स्टाफ, ना वो एडहॉक स्टाफ है और किसी तरह की सुविधा तनख्वाह के अलावा वो नहीं लेता है। इसके अलावा बहुत से मंत्री, बहुत से स्टेट्स में, सेंटर में हमारे भी भाई बहन काम कर रहे हैं। तो इस चीज को कह देना कि आपने अपने पर्सनल स्टाफ में कुछ बैकडोर एंट्रीज की हैं, ये बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया पर वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी द्वारा नियुक्त किए गए इस पत्र को सबसे पहले पूर्व पत्रकार और वर्तमान यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने पोस्ट किया, जिस पर उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र ओरिजिनल है, जिसकी वो जिम्मेदारी लेते हैं। तो वही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की नियुक्तियां करके विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किस तरह का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष पूर्व में की गई नियुक्तियों का निरस्तीकरण करा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद ही इस तरह की तदर्थ नियुक्तियां कर रही हैं। वहीं इसके अलावा उन्होंने सवाल ये भी उठाया है कि नियुक्त किए गए कर्मचारी उत्तराखंड के बाहर से हैं, जिसमें उन्होंने विरोध दर्ज कराया कि उत्तराखंड के बाहर के लोगों को क्यों रोजगार में आगे रखा जा रहा है। नियुक्ति पत्र है और उनसे साफ बात देख सकते हैं कि तमाम लोगों को मैडम ने पटना और दिल्ली से अपने स्टाफ में ज्वाइनिंग की। और हमारा यही कहना है कि भाई उत्तराखंड राज्य बने हुए 22 साल हो गए जी, यहाँ पे रोजगार के अवसरों को छीने जाने की ही लड़ाई की। और विधानसभा अध्यक्ष जी ने अभी जो कार्रवाइयाँ की हैं कि जो बैकडोर से और गलत ढंग से जो नियुक्त हुए हैं बिना किसी चयन प्रक्रिया के, उनको जो है बाहर उनकी नियुक्तियां निरस्त की हैं। और खुद मैडम ने, विधानसभा स्पीकर ने खुद अपने स्टाफ में जो है ऐसे तमाम लोगों की नियुक्तियां की हैं, बल्कि न सिर्फ नियुक्तियां की हैं और उत्तराखंड से बाहर से नियुक्तियां की हैं, बिहार से और पटना से। तो हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि अगर ये स्पीकर मैडम का कोई विशेषाधिकार भी तो है, लेकिन इसके बावजूद भी विवेक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। कोई आज की डेट में अपनी प्राइवेट कंपनी में भी अगर कोई टाइपिस्ट की भी कोई नौकरी लगाता है तो उसका बाकायदा इंटरव्यू लेता है, उसका रिटर्न करता है कि ताकि उसकी कंपनी तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस स्टाफ को जो मैम ने भरा है अपने यहाँ, उसके लिए कहाँ विज्ञप्ति निकली, कहाँ वैकेंसी निकली, किसने परीक्षा दी, किसने फॉर्म भरे।
वहीं इस पूरे मामले को कांग्रेस ने भी आड़ो हाथों लिया है और कांग्रेस फायर ब्रांड प्रवक्ता गरिमा दसानी ने इसे भाजपा की कथनी और करनी का सबब बताया। गरिमा दसानी ने सरकार और भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा के दिखाने के दांत और हैं और खाने के और हैं। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ सरकार विधानसभा भर्ती घोटाले में सख्त कार्रवाई की बात कहकर खुद की पीठ थपथपा रही है, तो वहीं सामने आए इस पत्र से साफ हो गया है कि सरकार की रीति नीति क्या है। सोशल मीडिया पर एक सूची वायरल हो रही है जिसमें विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी के इर्द गिर्द जितना भी स्टाफ है वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बताया जा रहा है। इस सूची की मैं पुष्टि नहीं करती हूँ। जनसंपर्क अधिकारी इसमें बताए जा रहे हैं बाहर के हैं, सूचना आयुक्त इसमें बताए जा रहे हैं बाहर के हैं, और तमाम 6-7 लोगों के नाम हैं जो कि उत्तर प्रदेश या दिल्ली के बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या उत्तराखंड के किसी युवा में योग्यता नहीं दिखाई पड़ी विधानसभा स्पीकर को, जो तमाम लोग बाहरी उन्होंने अपने सलाह मशवरे के लिए सलाहकार मंडली में सम्मिलित किए हैं। ये निश्चित तौर पर अगर सत्यता है इस सूची में तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी रक्षात्मक मुद्रा में नजर आई। बीजेपी के प्रदेश इंचार्ज मीडिया इंचार्ज मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस बौखलाई हुई है और लगातार उन लोगों की जन भावनाओं का दुरुपयोग करते हुए सोशल मीडिया पर तरह तरह की फर्जी लेटर जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तरह की अनियमितता को लेकर के बेहद सख्त है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि बात चाहे यूकेएसएससी पेपर लीक मामले की हो या फिर विधानसभा भर्ती घोटाले में, सरकार ने सख्त कार्रवाई कर एक बड़ा संदेश दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली में हुई बातचीत में बताया कि ये पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित मामला। उन्होंने कहा कि नियुक्ति के आदेश में देखा जा सकता है कि नियुक्ति है उनका समाप्त होगा, उनकी सेवाएं समाप्त की जाएंगी। वहीं इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड के बाहर से लोगों को रखे जाने पर कहा कि वहां एक बेहतर व्यवस्था चाहते हैं जिसके लिए वो लगातार प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी बेहतर लोग हैं, लेकिन उनके हर फैसले का विरोध कुछ लोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनके फैसले से कईयों को दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा नियुक्त किए गए लोग बेहद क्वालिफाइड और योग्य है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर चाहे यूके का मामला हो, चाहे विधानसभा भर्ती के गड़बड़ी का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक सराहनीय फैसला लिया है सभी भर्तियों को रद्द करने का, और साथ ही यूके में जो जांच चल रही है उसमें अपराधियों के सब पे कार्रवाई की गई है। और ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो सकता था। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि कोई अन्य कोई विधानसभा के द्वारा कोई नियुक्ति हुई है, तो मुझे लगता है जिस तरह से कांग्रेस और विपक्ष पूरी तरह से फर्जी सूचियां वायरल कर रहे हैं, ये भी एक तरह से उनका एक षड्यंत्र होगा कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी की जानबूझ करके जो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों पर भले ही विधानसभा अध्यक्ष ने 228 भर्तियों पर विराम लगा दिया और उन्हें विधानसभा से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया, लेकिन इस समय भर्ती घोटाले को लेकर विपक्ष के सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब सरकार के सामने विपक्ष के सवालों के साथ साथ बड़ी चुनौती है। बैकडोर भर्ती विवाद में कर्मचारी शासन द्वारा खत्म की गई अपनी सेवाओं को याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। वहीं तैयारी सरकार द्वारा भी कर ली गई है, जिसके चलते अभी सरकार को भी हाईकोर्ट में निरस्त कर्मचारियों से दो हाथ करने पड़ेंगे। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। जी हां, तो उत्तराखंड में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और विधानसभा में बैकडोर से भर्तियों को लेकर बीते दिनों हुए विवाद के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के निजी स्टाफ में राज्य के बाहर के लोगों को नियुक्त करने पर विवाद शुरू हो गया है। उनके स्टाफ के कर्मचारियों की सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग स्थानीय के बजाय बाहरियों को नौकरी देने को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले दिनों स्पीकर खंडूरी ने वर्ष 2016 के बाद विधानसभा में बैकडोर से नियुक्त कर्मचारियों को बाहर करने का साहसिक फैसला लिया। उनके इस फैसले की जमकर सराहना हो रही थी, पर अब खुद उनके ही निजी स्टाफ के कर्मचारियों की एक सूची वायरल हो रही है। इस सूची में अलग अलग राज्यों के लोगों को उनके स्टाफ में विभिन्न पदों पर दर्शाया गया। ये सूची सोशल मीडिया पर आते ही बड़ी संख्या में लोग हमलावर हो गए। लोगों ने सूची शेयर करते हुए स्पीकर की मंशा पर सवाल उठाए। लोगों ने कहा कि क्या उत्तराखंड में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिन्हें इन पदों पर तैनात किया जा सकता है। उसके बाद रितु खंडूरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, देखिए, मेरा पर्सनल स्टाफ है, मेरे स्टाफ में पहाड़ के भी लोग हैं, लेकिन सूची में उनका नाम नहीं है। कोई नहीं, मैं बचाव भी नहीं कर रही हूँ। मैंने जिन लोगों को स्टाफ में रखा है उनको 30 से 40 साल का अनुभव है। सरकारी कामकाज के लिए अनुभवी लोग चाहिए। ये बयान रितु खंडूरी द्वारा दिया गया। अब इतना बड़ा काम किया है तो कुछ लोग मुझे तो हिट करेंगे ही। इसके आगे उन्होंने कहा कि मेरा मन साफ है, मैं कोई घबराने या डरने वाली महिला नहीं हूं। मेरा उद्देश्य राजनीति से ज्यादा समाज सेवा है। खैर, लोगों ने मेरे पिताजी को नहीं छोड़ा तो मेरी क्या हैसियत है। रितु खंडूरी ने यह बयान अभी हाल ही में दिया है।
अब आपको बता दें कि स्पीकर रितु खंडूरी ने कहा है कि विधानसभा के जिन विभागों में कर्मचारी नहीं हैं, उनके लिए सरकार से कर्मचारी मांगे जाएंगे। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में कर्मियों को हटाने के बाद ये समस्या आनी ही थी। हालांकि पदों की रीस्ट्रक्चरिंग के बाद ये समस्या समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें कि रितु खंडूरी लगातार अब अपने बचाव में ये बात कह रही हैं कि ये मेरा निजी स्टाफ है और जब तक मैं इस पद पर नियुक्त हूं तब तक के लिए हम इस पर ये लोग भी काबिज रहेंगे। उसके बाद जैसे ही मैं ये पद छोड़ दूंगी वैसे ही इन्हें भी कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन विपक्षी दल इसे आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अंशु श्रीकुंजी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ विपिन खन्ना जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। पीसी थपलिया जी वरिष्ठ यूकेडी नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगी पीसी थपलिया जी आपसे। आपकी ही पार्टी के किसी नेता ने ये सूची जो है सबसे पहले वायरल की है और कहा जा रहा है कि रितु खंडूरी ने बैकडोर भर्ती की है। हालांकि उनका कहना है कि ये उनका निजी स्टाफ है और इसमें उन्होंने किसी तरीके की बैकडोर भर्ती नहीं की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर, क्या प्रतिक्रिया है सबसे पहले तो? देखिए, अब हमारी जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई काफी उलझ गई है और शुरुआत से जब हम देखते हैं तो जब हमारे माननीय एनडी तिवारी जी इस राज्य के पहले चुने हुए मुख्यमंत्री बने थे तो उनके स्टाफ में ओएसडी सब बाहर के यूपी से लाए थे। वो अभी कांग्रेस जोर जोर से चिल्ला रही है। उसके बाद जितने भी, क्योंकि अगर मैं भी कहीं मुख्यमंत्री या मंत्री बनता तो मैंने भी ऐसे ही करना था, क्योंकि हर नेता को अपना ऐसा स्टाफ चाहिए जो कोई भी मेरी व्यक्तिगत बातों को बाहर लीक ना करे, क्योंकि पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं चुनाव के लिए, क्योंकि सारी व्यवस्था मैंने कहा सड़गल गई है, हमाम में सभी नंगे हैं। और जो चूंकि जो रितु खंडूरी है वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रही थी मैं दूध का दूध पानी का पानी करूंगी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सारा इंसाफ का जो दूध से धुली स्वयं रितु खंडूरी है। लेकिन जब उनके विरोधियों ने, क्योंकि विरोधियों ने वार करना ही था, ऑल ऑफ सडन 258 सड़क पे हो गए, नौकरियों से आउट हो गए, तो उस रिएक्शन में उन पे वार होना ही था। प्रेमचंद अग्रवाल को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया था, उन्होंने भी वार करना था। और इस वार में थपलिया जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप मुझे बताइए क्या ये अधिकार नहीं होता है विधानसभा अध्यक्ष के पास कि वो अपना निजी स्टाफ रख सकें? ये तो अधिकार है उनको, लेकिन ये चीजें अभी ये सूची जारी क्यों की गई? फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ये बैकडोर भर्तियां हैं? आप ये स्पष्ट करिए। उसमें सवाल ये है कि तुम्हें कोई पहाड़ का आदमी नहीं मिला, ये कहने का वो मतलब तो कह रही है कि पहाड़ के भी लोग हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, उनका नाम नहीं है इस लिस्ट में। बिल्कुल, मैं एक चीज बताता हूँ मैडम, हम भूल चुके हैं कि अजीत डोभाल रिटायर हुए थे और रिटायर होने के बाद सड़क पे थे, और एक गुजराती जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उनको राष्ट्रीय सलाहकार बनाया। एक अनदर जनरल रिटायर हो चुका था जो कल सीडीएस बना, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो 1 साल से रिटायर हो चुका था, लास्ट ईयर रिटायर हो चुका था, वो पूर्व सैनिक हो चुका था, वो सिविलियन हो चुका था, और उसको ऑल ऑफ सडन वही गुजरात के जो प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी हैं, कल गुजराती लोग अगर ये बोलने लगे कि इन प्रधानमंत्री जी को कोई गुजराती नहीं मिला जो ये पहाड़ियों को लेके आ गए, ये सवाल यहां नहीं है। सवाल ये है कि जो नियम कानून है, अगर रितु खंडूरी जो ये कह रही है कि मेरे को हक है वो है, लेकिन उनका जो हमारे पार्टी का जो ये सवाल है कि क्या तुम्हें ऐसे लोग यहाँ पे नहीं मिले, लेकिन ये अभी तक ये परंपरा 2 राज्य बनने के बाद चलती आई है कि हर पहाड़ी नेता ने, मैं यही तो बोल रहा हूं, पहाड़ के लोगों से हाथ मिलाया, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारा समाज ऐसा है, हम बहुत घुले मिले हुए हैं।
क्योंकि एक हल चलाने वाला चाचा को जनरल जब जाता है उसके पांव छूता है, ये संस्कृति है हमारी। इसलिए हम अपने लोगों को नौकर की तरह यूज नहीं कर पाते। अगर मेरे घर में व्यक्तिगत घर में नौकरानी देता हूं तो पहाड़ी औरत को नौकरानी नहीं रखता, मैं नेपाली को रखता हूं, बिहारी को रखता हूं, क्योंकि मैंने एक बार अपनी गढ़वाल की महिला को रख दिया था तो वो कुर्सी में बैठ जाती थी हमारे साथ। तो ये समस्या सामाजिक समस्या है और इस समस्या को समझे बिना हम जो डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों की लड़ाई में आ चुके हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई में शामिल हो चुके हैं सब लोग। इसलिए ये जो समस्या है ये उलझ चुकी है। रितु खंडूरी जो है वो एक जन नेता नहीं है। अगर वो जन नेता होती तो दावे के साथ बोलती कि हाँ मैंने कर दिया। उनके पिताजी भी जन नेता नहीं थे, वो जनरल थे। अटल बिहारी जी ने देखा कि ये वो इंजीनियर थे, अच्छे इंजीनियर रहे तो उन्होंने उनको ले लिया और अपने केंद्र में अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन वो भी जन नेता नहीं थे। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि इस राज्य में अभी तक अपना जन नेता नहीं मिला। और जन नेता जो चाहे करे, बहुत समस्याएं। अगर 4 लोगों की भर्ती अगर रितु खंडूरी ने कर दी तो बहुत बड़ा पाप नहीं किया। लेकिन अगर वो ये कहती है कि यस मैं ऐसा, तो उसमें उसको ये सफाई देनी पड़ेगी कि आखिर तुम्हें पहाड़ के लोग नहीं मिले। तो ये सवाल जो हमारे शिव प्रसाद सेमवाल जी ने उठाया है, उन्होंने जमीन से ये सवाल उठाया हुआ है। इसका जवाब हमें मिलना चाहिए। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो प्रैक्टिकल बात ये कर रहा हूं कि अभी तक जितने भी लोग रहे हैं उन्होंने कभी भी अपने लोगों को इसमें शामिल नहीं किया। अगर मैं भी मंत्री बनूंगा तो मैं अपने रिश्तेदार को अपने सलाहकार के रूप में, अपने स्टाफ के रूप में नहीं रखूंगा। ये हमारा बहुत बड़ा सामाजिक इशू है। ठीक है थपलिया जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। अंशुल श्रीकुंज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए ये पूरा मामला जो है इसके 2 पहलू, एक कानूनी और एक नैतिक। जी। कानूनी रूप से वो अपना बचाव कर सकती है, लेकिन नैतिक रूप से उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने ऐसे समय जब वो एक ऐसी जांच कर रही हैं जो इस प्रदेश के युवाओं के रोजगार पर लात मारने वालों के खिलाफ है, उस समय उन्होंने ये बैकडोर एंट्रियां क्यों की? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है बैकडोर एंट्री नहीं की अंशुल जी, वही बात तो भी थपलिया जी क्लियर करे हैं कि बैकडोर एंट्री नहीं की है उन्होंने। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि उन्होंने अब भर्तियां कर ली। अभी तो यही तो बात तो थपलिया जी कह रहे हैं कि बात यहाँ पर ये नहीं है कि उन्होंने भर्तियां कर ली हैं या वो उनका निजी स्टाफ है। उनको प्रॉब्लम इस बात से हो रही है कि पहाड़ के लोग क्यों नहीं है। बैकडोर एंट्री नहीं है ये किसी को भी हक होता है कि विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो अपना निजी स्टाफ रख सकते हैं, तो उन्होंने रख लिया। अब दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है कि लोगों को लगता है कि उनको पहाड़ के लोगों को रखना चाहिए, लेकिन जो सूची जारी हुई है उसमें दिल्ली और बिहार के लोग हैं। मैंने आपसे वही कहा, कानूनी रूप से उनको अधिकार हो सकता है, लेकिन नैतिक रूप से जब इस प्रदेश के युवा बेरोजगार है उनके लिए तो सरकार के पास लाठियां हैं और दूसरे राज्यों से इसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन नैतिक बाध्यता है। जिस राज्य के लोगों ने आपको चुना है, जिस राज्य के लोगों पर आप शासन करते हैं, आपकी नीतियों में, आपकी नौकरियों में उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलती है? और वो भी ऐसे समय में जब इस प्रदेश के युवा आए दिन रोजगार को लेकर देहरादून और अन्य जिलों की सड़कों पर सरकारी लाठियां खाते हैं। ये एक नैतिक सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और इसीलिए शायद वो आज इस डिबेट में भी अब तक शामिल नहीं। दूसरा सवाल ये है कि ऐसे वक्त जब वो जांच कर रही थी, यही तो आरोप पिछले विधानसभा अध्यक्षों पर था। भाई एक सवाल तो था उन्होंने भाई भतीजावाद फैलाया, एक सवाल ये था कि पारदर्शी नियुक्तियां नहीं की। जो नियुक्तियां इस प्रदेश के योग्य युवाओं को मिलनी चाहिए थी वो उस पर प्राथमिकता और लोगों को क्यों दी जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है, नैतिक सवाल है। कानूनी रूप से सही नहीं हो सकता, लेकिन नैतिक रूप से ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब विधानसभा अध्यक्षा को भी देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी देना चाहिए। और ये जो इनके दांत खाने के और दिखाने के और हैं, इनका चेहरा आए दिन जैसे जैसे इनकी सरकार का दूसरा कार्यकाल आगे बढ़ रहा है, इनकी असलियत, इनका असली चेहरा लोगों के सामने आता जा रहा है। और निश्चित रूप से इसका जवाब आने वाले वक्त में तो लोग देंगे, लेकिन इस नैतिक सवाल का जवाब
विधानसभा अध्यक्षा को भी देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी देना चाहिए। ठीक है, अब हमारे साथ यहाँ पर विपिन खन्ना जी भी जुड़ चुके हैं। विपिन जी, आपका रुख करूं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर चंदौली से आपको बता देते हैं। चंदौली से बड़ी खबर, 4 मजदूरों की चंदौली में दर्दनाक मौत हो गई है। चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं, 4 मजदूरों की दर्दनाक हुई मौत। पक्की दीवार गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। जमीन से ईंट निकालते समय यह हादसा हुआ। पड़ोसी की पक्की दीवार मजदूरों पर गिरी। अब तक 2 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं। 2 मजदूर मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद। मजदूरों को निकालने का काम जारी। चंदौली से खबर, जहां पर 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। पक्की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की हुई मौत। जमीन से ईंट निकालते समय हुआ हादसा। अब तक 2 मजदूरों के शव निकाले गए। दो मजदूर मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजीत पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी इस हादसे को लेकर? जी, हम आपको बता दें कि बलुआ थाना क्षेत्र के प्रभुपुर का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। मजदूर काम कर रहे तभी दीवार अचानक से गिर गई, जिसमें 4 लोग दबे हैं उस मलबे में और 2 लोग को रेस्क्यू किया गया। अभी मौके पर सीओ और मौके पर एसपी पहुंचे हैं, अभी वहीं निकालने में जुटे हैं। जी अजीत, 2 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पाया है? अभी उन लोग को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है मलबे से। अभी निकलने में कुछ देर लग रही है, अभी पूरी पुष्टि नहीं हो पा रही। जी मैम, ये हादसा कैसे हुआ, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है अजीत? मैम, दोपहर में मजदूर काम कर रहे थे, एकाएक मिट्टी ज्यादा होने के कारण और दीवार फिसल गिर गई, जिसके कारण से मलबे में 4 मजदूर काम करते दब गए, जिससे 2 मजदूर की अभी पुष्टि हो चुकी है, 2 की मौत हो गई है। वहीं अभी 2 मजदूर को निकालने की पूरी प्रयास किया जा रहा है, अभी रेस्क्यू किया जा रहा है। जी अजीत, मौके पर कौन कौन लोग मौजूद है फिलहाल? मौके पर एसपी, सीओ और तमाम ऐसे मैं फोर्स वहाँ पर मौजूद किया गया है। अभी वहीं पुलिस छानबीन में जुटी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि चंदौली से ये खबर है, जहां पर पड़ोसी की पक्की दीवार गिरने से मजदूरों की मौत हो गई है। 4 मजदूरों की मौत हुई है, 2 मजदूरों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। 2 मजदूर अभी भी उसमें फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का काम किया जा रहा है। मौके पर एसपी, सीओ सभी मौजूद हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मजदूरों को निकालने का काम जारी। चंदौली से खबर, जहां पर 2 मजदूरों की हुई दर्दनाक मौत। और ये हादसे, जहां पर हादसा हुआ वहां की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पक्की दीवार गिर गई है। 2 मजदूर अभी भी दबे हुए हैं इस दीवार के नीचे, जिन्हें निकालने का कार्य किया जा रहा है। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, घटनास्थल की ये तस्वीरें। और देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं बैकडोर भर्ती या निजी स्टाफ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है,
जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। एक जो परसेप्शन है ये विकास प्राधिकरण को लेकर, क्या ये सही परसेप्शन है? संस्थाएं कभी खराब नहीं होती, संस्थाएं हमेशा अच्छी होती हैं। अभी तक का सबसे टफ चैलेंजिंग जॉब क्या था? कोरोना में काम करना या वो मुजफ्फरनगर की हिंसा? जब हम मजिस्ट्रेट होते हैं तो हमारी सबसे बड़ी भूमिका होती है प्रशासनिक अमन चैन सबको रखना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। भ्रष्टाचार की, करप्शन की अगर हम बात करें तो एलडीए का नाम जो है वो सरे फेरिस्त होता था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हम डाटा डिजिटाइज कर दें, बैकएंड में डाल दें तो ये करप्शन को हम लोग दूर कर सकते हैं। द इंटरव्यू, पॉलिटिकल एडिटर रवि हैदर की LDA-B से इंद्रमणि त्रिपाठी के साथ खास बातचीत इस हफ्ते शनिवार रविवार रात 9 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं बैकडोर भर्ती या फिर निजी स्टाफ। विधानसभा में लगातार भर्तियों को लेकर जो गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही हैं, तमाम आरोप विपक्षी दल द्वारा लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के निजी स्टाफ में राज्य के बाहर के लोगों को नियुक्त करने पर विवाद शुरू हो गया है। उनके स्टाफ के कर्मचारियों की सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग स्थानीय के बजाय बाहरियों को नौकरी देने को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले दिनों स्पीकर खंडूरी ने वर्ष 2016 के बाद विधानसभा में बैकडोर से नियुक्त कर्मचारियों को बाहर करने का साहसिक फैसला लिया। उनके इस फैसले की जमकर सराहना की गई थी, पर अब खुद उनके ही निजी स्टाफ के कर्मचारियों की एक सूची वायरल हो गई और इस सूची में अलग अलग राज्यों के लोगों को उनके स्टाफ में विभिन्न पदों पर दर्शाया गया है। यह सूची सोशल मीडिया पर आते ही बड़ी संख्या में लोग हमलावर हो गए हैं। लोगों ने सूची शेयर करते हुए स्पीकर की मंशा पर सवाल उठा दिए। लोगों ने कहा है कि क्या उत्तराखंड में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिन्हें इन पदों पर तैनात किया जा सकता है। हालांकि इसके बाद रितु खंडूरी जी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये मेरा पर्सनल स्टाफ है, मेरे स्टाफ में पहाड़ के भी लोग शामिल हैं, लेकिन सूची में उनका नाम नहीं दिया गया है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव वर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन उससे पहले विपिन खन्ना जी आपके पास आऊंगी मैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए जी, इसमें इस प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। पहली बात तो जब ये प्रकरण शुरू हुआ बैकडोर भर्ती का और इसमें जांच शुरू हुई तो वो सबसे पहले वो शक के घेरे में रही जांच जी, क्योंकि जब जांच समिति ने 2001 से लेके और 2022 तक की नियुक्तियों को संदेह के घेरे में रखा तो 16 से और 22 तक के जो कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरी, वो तो चलो आपने स्टाफ को हटा दिया, लेकिन जो अपराधी थे उनको आपने छोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, वो तो पुराना प्रकरण हो गया। उसके बाद अब देखते हैं जो 2001 और 2001 से लेकर 2015 तक क्या ये लोग कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो अब रितु खंडूरी जी की जो ये सूची वायरल हो रही है कि उनका निजी स्टाफ है, ठीक है, उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि भाई मेरा व्यक्तिगत स्टाफ है, निजी स्टाफ है, और जब मैं पद छोड़ूंगी तो ये पद ये स्वतः खत्म हो जाएंगे। लेकिन सवाल वही है कि क्या उत्तराखंड में कोई भी काबिल व्यक्ति ऐसा नहीं था उनके पास कि जो ये पदभार संभाल सकता या उनके निजी स्टाफ में आ सकता? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या उत्तराखंड के लोगों ने इसलिए लड़ाई लड़ी थी? क्या इसलिए लोगों ने गोली खाई थी? इसलिए लोगों ने डंडे खाए थे कि आप
बड़े बड़े नेता बनके बड़े बड़े पदों पे बैठ जाएं और दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, दाएं बाएं से लाकर लोगों को यहाँ पर नियुक्तियां दे दें। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि चलिए व्यक्तिगत स्टाफ है, निजी स्टाफ है, उनको तनख्वाह कौन दे रहा है? तनख्वाह तो राज्य सरकार दे रही है ना, तनख्वाह तो उत्तराखंड का बाशिंदा अपने टैक्स से दे रहा है ना। तो आप निजी स्टाफ रख रहे हैं तो आपको उत्तराखंड के अंदर कोई भी अनुभवी व्यक्ति नहीं मिला। आप कह रहे हैं उनको 40 साल का तजुर्बा है जिन लोगों को हमने स्टाफ में रखा है। क्या उत्तराखंड में आपके पास कितना बड़ा अनुभव था? आपको विधानसभा अध्यक्ष बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, कितना लंबा अनुभव है आपके पास? क्या 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 40 साल का? कितना लंबा अनुभव है? तो जब अनुभव के आधार पे आप अपना स्टाफ रख रही हैं तो आप अपना अनुभव भी बताएं, साझा करें साथ में। देखिए ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल ढाक के 3 पात, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो बात कुंजवाल जी ने कही कि हाँ मैंने अभी स्टाफ रखा है या मैंने नियुक्तियां करी है तो क्या गलत किया, जो बात प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने कही हाँ मैंने करा है, क्या गलत किया, कौन सा भ्रष्टाचार किया, वही बात आज रितु खंडूरी जी ने बोल दी कि ठीक है जी मैंने किया तो क्या गलत किया। तो फिर गलत कौन है? जब एक ही सुर में भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलेंगे कि हाँ हमने अपना निजी स्टाफ रखा है, बताओ हमने क्या गलत किया, तो फिर ये सवाल तो उठेंगे ही। जी बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी, हमारे साथ संजीव वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। संजीव जी क्या जवाब देना चाहते हैं विपक्षी पार्टियों के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो सवाल उठाए जा रहे हैं? पहला सवाल कि क्या रितु खंडूरी जी को कोई और पहाड़ के लोग नहीं मिले, या रितु खंडूरी जी को ये पहाड़ के लोग ज्यादा अनुभवी नहीं लगते हैं? तीसरी बात कि जिस तरीके से अभी विपिन जी कह रहे हैं कि एक सुर में सभी लोग जा रहे हैं, अगर प्रेमचंद अग्रवाल को ध्यान से सुनते हैं तो वो भी सीधे सीधे कहते हैं हाँ मैंने किया है, क्या गलती की है? तो वैसे ही रितु खंडूरी जी भी कह रही है हाँ मैंने किया है। देखिए दो बातें, जिस तरह से पूर्ववर्ती जो भी अध्यक्ष रहे, चाहे कुंजवाल जी हों चाहे प्रेमचंद अग्रवाल जी हों, उन्होंने जो भर्तियां करी, जो भी नियम विरोध भर्तियां करी, उन तमाम भर्तियों को निरस्त करने का काम वर्तमान में जो हमारी विधानसभा अध्यक्षा जी हैं रितु खंडूरी जी, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। 1 माह में उसको रिपोर्ट देने की बात करी गई और 1 महीने का एक फिक्स टेन्योर निश्चित किया गया, जबकि 20 दिन के अंदर उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और 21वें दिन उसके ऊपर कार्यवाही कर दी गई और एक इंस्टेंटली उसके ऊपर जो भी निर्णय था उसको इम्प्लीमेंट भी साथ साथ हम लोगों ने हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और उन जो भी जितने भी इस प्रकार के पद थे जिनमें अनियमितता बरती गई थी, उन तमाम पदों को एक झटके में निरस्त करने का काम ये भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया। एक बड़ा मन दिखाते हुए, एक साहसिक निर्णय करते हुए, जिसकी सराहना उत्तराखंड ही नहीं वरन पूरे देश भर ने इस बात की सराहना की कि आपने जो बोला वो किया, और एक पूरी तरह से पारदर्शिता का परिचय हमारी सरकार के द्वारा दिया गया और पूरी जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है उसके ऊपर हम लोगों ने अक्षरशः चलने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इतिहास कायम करने का काम किया और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी, उन्होंने भी इस कदम को अप्रिशिएट किया और भविष्य में इस प्रकार की कोई भी पुनरावृत्ति न होने पाए उसके लिए भी एक ठोस नीति बनाने की और उन्होंने अपना विचार दिया और सजेशन भी दिए। साथ ही जिस तरह से आप विगत में जाएं तो यूके SSS की जो संजीव जी रुक जाइए। आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मुझे ये बता दिया कि उन्होंने विधानसभा भर्तियों में क्या कुछ कार्रवाई की है, आपने लेकिन अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया जो विपक्ष पूछ रहा है कि रितु खंडूरी जी ने निजी स्टाफ जो रखा है, क्या उत्तराखंड के लोगों को वो अनुभवी नहीं मानती थी, इस वजह से दिल्ली, बिहार और यूपी से लोग आए हैं? यशी जी,
मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। यशी जी देखिए, अपना जो निजी स्टाफ PRO, OSD और जितना भी अपना निजी स्टाफ होता है, निजी सलाहकार होते हैं, वो एक विशेषाधिकार होता है, चाहे विधानसभा अध्यक्षा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे जितना भी अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक अमला है, तो सबको अधिकार है कि वो अपनी समझ का, अपनी पसंद का, अपने विश्वास का, और जिनको वो बहुत बेहतर समझते हैं उनको वो रख सकते हैं। और बात रही कि आपने रखा, और आप विपक्ष जो एक सवाल उठा रहा है कि आपने कहा कि हमने पिछले वालों को हटा दिया और आप स्वयं इनकी भर्ती कर रहे हैं, तो मैं उनको इस बात की भी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय रितु खंडूरी जी, जो हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने साथ साथ इस बात का भी उल्लेख किया है कि यह भर्ती जैसे ही मेरी कुर्सी समाप्त होगी, मेरा टेन्योर समाप्त होगा, उन लोगों की सेवाएं भी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि विधानसभा अध्यक्षा जी का टेन्योर पूरा हो और उसके बाद भी वो लोग अपनी सेवाएं विधानसभा में देते रहेंगे। संजीव जी ठीक है, आपका जवाब मुझे मिल गया। मैं वापस आऊंगी आपके पास। मनोज ध्यानी जी चूंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज ध्यानी जी, एक बार फिर से आपका हमारी इस चर्चा में। मनोज ध्यानी जी, मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को भी समझाएं कि रितु खंडूरी जी कह रही हैं कि एक विशेषाधिकार होता है हमारे पास कि हम अपना निजी स्टाफ रख सकते हैं। विपक्ष को पहले इससे भी दिक्कत थी कि वो निजी स्टाफ है या बैकडोर भर्ती, हालांकि अब सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया है विपक्ष ने। अब उनका ये कहना है कि उत्तराखंड के लोगों को उन्होंने अपने निजी स्टाफ में शामिल क्यों नहीं किया है, क्या वो उसे अनुभवी समझ रही हैं, नहीं समझती हैं, और बाहर के लोगों को ज्यादा अनुभवी समझती हैं? देखिए, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, उत्तराखंड विधानसभा के लिए रूल्स बने हुए हैं और उन रूल्स के तहत विधानमंडल के भीतर विधानसभा अध्यक्ष क्या कर सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट रूल्स बने हुए हैं। उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का भी सिस्टम है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के प्रोविजंस अगर विधानसभा अध्यक्ष को हैं तो वो एक उनकी पर्सनल जो ऑफिशियल वर्किंग है उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो राइट काइंड ऑफ अनुभवी व्यक्तित्व है उसको वो रिक्रूट कर सकें, ऐसा उनके पास एक विशेष अधिकार है। लेकिन उत्तराखंड में सबसे बड़ी जो ये विवाद खड़ा हुआ है, इस विवाद का खड़ा होने का यह है कि उत्तराखंड की विधानसभा के भीतर एकदम भाई भतीजावाद का जो जिस तरीके से परचम लहराया, और उत्तर प्रदेश जो जहां बहुत बड़ी विधानसभा है वहां कर्मचारी कम और उत्तराखंड के अंदर ज्यादा है, और एकदम लूट खसोट की तंत्रिका वहां पर इस्टेब्लिश कर दी। अब यहाँ पर रितु खंडूरी जी ने बहुत साहसिक निर्णय लिया। कल की डिबेट में भी मैंने ये बात कही थी कि मैं उसकी तारीफ करता हूं कि वो सारे के सारे आउट होने चाहिए थे और उत्तराखंड की जनता इसे सराह रही है। अब आज के विषय में जो लेटेस्ट जो विवाद आ रहा है उसमें ये है कि क्या उत्तराखंड के अंदर आपको पूल ऑफ टैलेंट जो विशेष अधिकार के तहत भी जो 5-6 का स्टाफ आप रिक्रूट कर रहे हैं, उसके लिए क्या आपको उत्तराखंड के भीतर टैलेंट नहीं मिल पाया? मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे, पहले बिपिन रावत जी थे, अभी अनिल चौहान जी जो लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस रहे, उनको भारत सरकार ने अपनी सेवाएं दे भी रहे थे और अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रिक्रूट किया है। अजीत डोभाल जी की हम सर्विसेज को जानते हैं। यानी उत्तराखंड के अंदर राइट काइंड ऑफ पूल ऑफ टैलेंट अवेलेबल है। अगर आपके पास राइट काइंड ऑफ पूल ऑफ टैलेंट अवेलेबल है उत्तराखंड के भीतर, तो आप नोएडा, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब बाहर देखते रहेंगे। दिस इज फुलिशनेस। आपको अपने पूल ऑफ टैलेंट को
स्क्रूट करना चाहिए, उन पे विश्वास करना चाहिए और उसके माध्यम से यहाँ की, क्योंकि उत्तराखंड की समझ भी उन्हें है। तो इस दृष्टि से मैं जरूर ये इस बात को ये कहूंगा कि ये बहुत बड़ी त्रुटि है और ये दिखाता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से शायद हमारे चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे विधानमंडल के अध्यक्ष हैं या जो राजनीतिज्ञ हैं, वो परिपक्व नहीं हो पाए हैं। उन्हें लगता है कि उत्तराखंड के भीतर पूल ऑफ टैलेंट है ही नहीं। उन्हें बार बार दिल्ली, बिहार से आयातित करने वाले जो नौकरशाह हैं या जो उनके कर्मचारी हैं, वही सही प्रशासनिक शासन की व्यवस्था प्रदान कर सकते हैं। ठीक है मनोज जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। विपिन जी कुछ कह रहे थे उस टाइम पे जब संजीव जी बात कर रहे थे। विपिन जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, इसके बाद अंशुल जी आपके पास आऊंगे। जी, संजीव जी अभी एक बात कह रहे थे कि वो विशेषाधिकार विधानसभा अध्यक्ष होता है, तो मैं उसी पर टिप्पणी कर रहा था कि जो पहले जो बैकडोर भर्तियां हुई हैं वो भी विधानसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार के आधार पर ही हुई हैं। ये कुंजवाल जी ने भी ये बात कही, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी ये बात कही। अभी एक सवाल और भी यहाँ पर पैदा हो रहा है। अभी हमारे वर्मा जी कह रहे थे कि रितु खंडूरी जी ने जो है 250 का स्टाफ निकाल दिया और ठीक है, वाहवाही सब कर रहे हैं, वो आप ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन सवाल जिसका तस है 2016 से लेकर और 2022, 2001 से लेकर और 2015 कहां गया? जो समिति है उसने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है कि सब संदेह के घेरे में है, जितनी भर्तियां हुई है। यहां तक कि अभी आपके एक मंत्री पर आरोप है कि वो उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश से लाकर लोग लगाए हैं और जितने भी विभाग हैं उत्तराखंड के अंदर उनमें भी लोग लगे हुए हैं। तो वो सारी जांच का विषय है और बड़ी जांच का विषय ये है कि पैसे का आदान प्रदान कैसे हुआ, उनके जो देखिए विपिन जी, अभी विधानसभा भर्ती की तो बात मैं खैर नहीं करूंगी क्योंकि विधानसभा भर्ती पर आजकल रोज ही हम चर्चा कर रहे हैं और रोज एक नई चीज इसमें निकलकर सामने आ रही है और इस पर चर्चा करने बैठेंगे तो देखिए इतिहास बहुत पुराना है, उसमें फिर चाहे कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी, हमाम में सभी नंगे हैं। तो ये तो फिलहाल उत्तराखंड में चल ही रहा है अब, लेकिन बात यहाँ पर रितु खंडूरी की हो रही है। देखिए ध्यानी जी कह रहे हैं कि वो ऐसा कर सकती है, हालांकि ये त्रुटि जरूर है कि उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को नहीं रखा है। हालांकि मैं आपको उनका बयान सुना सकती हूँ, उनका ये साफ कहना है कि हमने उत्तराखंड के लोगों को रखा है लेकिन उनका नाम इस सूची में मेंशन नहीं किया गया है। ये भी एक बड़ी बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। अंशुल श्री कुंज जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए सवाल वही है कि कानूनी रूप से आप उसका बचाव कर सकते हैं, लेकिन एक नैतिक सवाल है कि जिस राज्य के युवा आए दिन रोजगार के लिए सड़कों पर है, प्रदर्शन करते हैं, सरकारी तंत्र की और पुलिस की लाठियां खाते हैं, उसी सरकार को चलाने वाले लोग यदि नैतिकता को ताक पे रख के सीमित संख्या में से यदि कोई नौकरी निकलती है उस पर राज्य के प्रतिभावान युवाओं को, अनुभवी लोगों को तरजीह ना देकर यदि अन्यत्र लोगों को लाकर वहां रोजगार देंगे, चाहे वो 4 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो सवाल उठेंगे। क्योंकि कोई मंत्री हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, विधायक हो, सांसद, उसकी पहली नैतिक जिम्मेदारी अपने राज्य के, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। इस सवाल से भारतीय जनता पार्टी या विधानसभा अध्यक्ष महोदय कैसे मुकर सकते? इसका जवाब तो उनको देना चाहिए। और मैं तो अभी सुन रहा था वर्मा जी को, जो बहुत ही सम्रांत प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने तो आज खुलम खुला स्वीकार किया कि जो अनैतिक नियुक्तियां हुई थी, गैर कानूनी नियुक्तियां हुई थी, उनको विधानसभा अध्यक्षा ने निरस्त कर दिया, उनको बर्खास्त कर दिया। तो सवाल ये है कि जिन्होंने वो गैर कानूनी नियुक्तियां की थी उनके ऊपर आपकी सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? वो तो आज भी मंत्री बने बैठे हैं। थपलियाल जी, ठीक है अंशुल जी, थपलियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? कि अगर हम बच्चों जैसी बातें करके और कानून को दरकिनार करके बातें करेंगे तो हमारी डिबेट का कोई मतलब नहीं रहता। जब संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक एजेंसी है, स्पीकर एक संवैधानिक पद है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने हाथ पीछे कर दिए थे इन तमाम मामलों में अपना निर्णय देने के लिए, और हम यहाँ पे दे फिर रहे हैं। एक विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने 2012 के बाद जो जांच की है उसके कारण है कि 2012 से पहले क्यों नहीं किया।
उसको समझें पहले, या अब समझाना पड़ेगा मेरे को। 2012 के बाद जब इन्होंने देखा 2016 में जो कुजवाल जी ने नियुक्ति की और जो प्रेम अग्रवाल जी ने नियुक्तियां की, उन्होंने पहले क्या किया, उत्तराखंड में लगातार ये होता रहा है कि पहले टेम्पररी रखते हैं फिर परमानेंट कर देते हैं। इन लोगों ने पहले उनको तदर्थ लिया फिर उनको परमानेंट कर दिया, यानी कि अध्यक्ष जी चले गए, वित्त मंत्री भी बन गए और उनके लगे हुए लोग अभी वही है। रितु खंडूरी अपराधी होगी कि नहीं होगी वो तब मालूम पड़ेगा हमें जब वो चली जाएंगी और ये 4 लोग वही रहेंगे। तब हम बोलेंगे कि वो यहाँ पे एक षड्यंत्र रचा गया और इस रितु खंडूरी ने उनको रखा। क्योंकि कभी भी जो पर्सनल स्टाफ होता है आदमी अपने मुताबिक ही रखता है। ये दीगर बात है कि जो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या पहाड़ में, अब पहाड़ में रही नहीं और रितु खंडूरी, उसकी जान पहचान ही नहीं किसी से। अब जिससे पहचान होती है उन्हीं लोगों को जो समझता है, जो जिसके आगे मैं बीड़ी पी सकूं, जिसके आगे आदमी है ना हम, तो आदमी अपना पर्सनल स्टाफ वैसा रखता है जो उसकी कमजोरियों को नजरअंदाज करता हो, जिसको कोई दिखता नहीं हो। मैं बोल नहीं रहा कि हम लोग छोटे से छोटा ठेकेदारी जब हम यहाँ पे जाते हैं और अगर पहाड़ी अधिकारी होता है तो हमें ठेका नहीं देता, वो बजाज अरोड़ा को ठेका देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं थपलियाल को दूंगा, इससे पैसे लूंगा तो 10 आदमियों को बताएगा। इसी तरह से जब खंडूरी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे, हमने बोला, मैंने ही पूछा उनको, क्या साहब आपको क्या थपलियाल जी साहब बताइए, अगर आपको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाए, फर्ज करिए, तो क्या आप अपना निजी स्टाफ नहीं रखेंगे? निजी स्टाफ रखूंगा मैं, अपने मुताबिक रखूंगा। ठीक है, जैसे आप ही तो कह रहे हैं कि वो यहाँ रही नहीं तो उनका व्यवहार नहीं, आपका है तो आप रख लेंगे, ठीक है ना, फिर इस पे इतना विवाद करने की क्या जरूरत है? लेकिन खंडूरी जी को भी पूछा था मैंने अभी ये बोला कि आज कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के कह रही है, लेकिन इन्होंने उस समय नहीं बोला जब तिवारी जी ने 20-20 बाहर के लोग रखे, 20-20 ओएसडी थे तिवारी जी के। और खंडूरी जी ने जब उमेश अग्रवाल को रखा तो मैंने खुद पूछा उनको, तो वो बोल रहा यार थपलियाल मैं क्या करूं, जब मैं रेलवे स्टेशन में आता हूं तो उमेश ही जाता है मुझे लाने के लिए। ही टोल्ड मी प्रैक्टिकली। आज खंडूरी जी इस अवस्था, आज उनका जन्मदिन है, बहुत ही योग्य नेता रहे मेरे राज्य के, मेरे देश के, जिन्होंने जो शेरशाह सूरी कहलाते थे इस देश के, आज हम उन पर पत्थर मार रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। अगर मेरे बाप दादा ने कुछ गलती कर दी है और उस पर मैं पत्थर मारूं तो ये गलत है, इससे हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। हो इंसान है, हमारी गलतियां होती हैं, लेकिन आदमी व्यक्ति। ठीक है थपलियाल जी, संजीव जी से भी जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, कटघरे में है रितु खंडूरी जी, अब सवाल चारों चौतरफा है, विपक्ष घेर रहा है और अब जनता भी यही सवाल आपसे पूछेगी कि क्यों भाई, आपको क्या उत्तराखंड के लोगों में वो टैलेंट नजर नहीं आ रहा है, कि आपको वो अनुभवी नजर नहीं आ रहे हैं? यशी जी, बड़ी शर्म आती है हमारे विपक्ष की सोच के ऊपर। आप हर चीज के ऊपर राजनीति करते हैं, कभी तो पॉजिटिव नजरिया भी आप लोगों को इख्तियार करना चाहिए। होता है वहां तो दूरी लेते हैं बेचारे। यूपी SSS में भारतीय जनता पार्टी का नेता फंसता है। यशी जी आप ये देखिए, अभी 2000। विपिन जी बहुत कम शब्दों में बात को पूरा करिए, फिर संजीव जी से। इन्होंने शर्म की बात कही है, शर्म इन लोगों को आनी चाहिए। 3 प्रकरण उत्तराखंड के अंदर हो गए और तीनों प्रकरणों में भारतीय जनता पार्टी के लोग फंसे हुए हैं। शर्म इनको आनी चाहिए, शर्म विपक्ष को नहीं आ रही है। संजीव जी, इन्हें आनी चाहिए। जवाब दीजिए। यशी जी, मैं बोलूंगा, जरा ये विपिन जी को बोल दीजिएगा, आप बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है संजीव जी, आप कंटिन्यू करें। विपिन जी प्लीज। यशी जी, यशी जी, मैंने कहा विपक्ष को शर्म नहीं आती कि हर चीज में राजनीति करते हैं, तो मैंने बिल्कुल सही कहा। और इसलिए कहा, कोई अच्छा काम होता है उसको अप्रिशिएट तो आप कभी नहीं करते, और जो अच्छा काम होता है अच्छे काम के अंदर से कोई ना कोई ऐसा। आप बताइए, आप विपक्ष में थे तो क्या आप अप्रिशिएट कर रहे थे कांग्रेस को? आप बताइए, क्या आप कांग्रेस को अप्रिशिएट करते थे? नहीं करते थे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस के लोग या फिर ये विपक्षी दल आपको अप्रिशिएट करेंगे? काम है विपक्ष का आपको इस तरीके से कहना, तो वो कह रहे हैं अपना काम वो अच्छे से कर रहे हैं, जिम्मेदारी से कर रहे हैं। आप बताइए,
आप जवाब दीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे जिम्मेदारी से काम? यशी जी, देखिए जो विधानसभा अध्यक्षा जी हैं वो उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ कहा है और एक ठोस उससे कहा है कि जैसे ही मेरा टेन्योर समाप्त होगा, ये मैंने जितने लोगों को रखा ये उसी दिन और उसी पल ये सारे पद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो इस मुद्दे को लेकर मैं सोचता हूं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब एक चीज स्पष्ट हो गई है ना, अब वेट एंड वॉच, 5 साल का उनका टेन्योर है, उसको पूरा होने दीजिए। जब वो टेन्योर पूरा हो जाएगा उसके बाद यदि वो विपक्ष इसका इंतजार करेगा, जब रितु खंडूरी जी यहाँ से जाएंगी तब इसका इंतजार करेगा विपक्षी भाई। ये जो लोग तदर्थ हैं, ये अब परमानेंट हुए हैं ना, इनका इंतजार करेगा। लेकिन अभी सवाल ये उठ रहा है कि उत्तराखंड के लोगों में टैलेंट क्यों नहीं दिख रहा रितु खंडूरी जी को, वो अनुभवी क्यों नहीं लग रहे? बस ये सवाल है, इसका सिंपल सा जवाब दीजिए आप। यशी जी, हम ये इस बात को कैसे कह सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर टैलेंट नहीं है? उत्तराखंड के अंदर टैलेंट नहीं होता तो सीडीएस, 2 सीडीएस उत्तराखंड से कैसे होते? जो आज डोभाल साहब हैं वो उत्तराखंड से कैसे होते? और तमाम नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ उत्तराखंड से वो कैसे होते? कौन कहता है कि उत्तराखंड के अंदर टैलेंट नहीं है? उत्तराखंड के अंदर टैलेंट है, लेकिन जहां जहां भी टैलेंट की आवश्यकता होती है, और उत्तराखंड कभी भी पीछे नहीं हटा है। ये अगर कोई इस बात को बोलता है कांग्रेस पार्टी या विपक्ष बोलता है कि उत्तराखंड के पास टैलेंट नहीं है, तो किन लोगों पर कार्रवाई होती है और कितना ईमानदारी से सरकार इस पर काम करती है। और साथ ही साथ ये जो जिनको बताया गया है कि जब तक वो रहेंगे विधानसभा अध्यक्ष तब तक ये लोग काम करेंगे, ये भी देखना होगा कि आगे परमानेंट होते हैं या नहीं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे बैकडोर भर्ती या निजी स्टाफ, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी को अब कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो घेरने लगे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बैकडोर से एंट्री की और साथ ही साथ उत्तराखंड के लोगों को ना लेकर उन्होंने दिल्ली, पटना और यूपी के लोगों को भर्ती किया। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।